Hello and welcome back. I am also back with the series of your videos. आपकी वीडियोस की जो सीरीज थी उसके साथ में मैं आप वापस आ चुकी हूँ. आपके पहले दो चैप्टर्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, तो आप वहां से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. अब जो आपका थर्ड चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी वीडियो आपको मिलने वाली है. आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. कौन सी आपकी प्रोसेसेस होती हैं, कौन सी मेथड्स होते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, कौन से मेथड्स कैसे यूजफुल होते हैं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड सी क्लास मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ. तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ये आपकी है आईएससी बोर्ड फोकस्ड. ठीक है, आईएससी क्लास 12 की बोर्ड के हिसाब से मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ. ठीक है, सो वेलकम एवरीबॉडी टू दिस चैनल दैट इज एन अकेडमी ISC क्लास 11th एंड 12th. माई सेल्फ पल्लवी द्विवेदी, योर बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो किसी भी सोसाइटी को या किसी भी इंसान को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब बोलते हैं? तो अकॉर्डिंग टू योर WHO, आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है, सेक्सुअली हेल्दी सोसाइटी वो होती है जो कि आपकी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट हो इन द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी इंसान जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके हेल्दी हो, प्लस उसका जो बिहेवियर हो रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में वो भी हेल्दी हो, सोसाइटी में वो बैठता है तो कोई ऐसी ऊंच नीच वाली हरकतें नहीं करता है. ये सारी चीजें मिला करके यू एज एन अडल्ट ऑफ दिस मॉडर्न सोसाइटी, आपको पता है कि कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा गलत है. तो जो इंसान इन सारे ही मामलों में फिट बैठता है वो ही इंसान आपका रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, physical, emotional, behavioral and social, in the all aspects. तो ये है आपकी एक आइडियल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, अब देखो कुछ की पॉइंट्स देखते हैं. ये डेफिनेशन मैंने आपकी उठाई है एनसीईआरटी से, बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ कुछ बातें इस चैप्टर में आपकी अच्छी लिखी हुई हैं, अच्छे से दिया हुआ है, तो मैंने मिक्सअप करके आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है. ठीक है, और फिर मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ. तो की पॉइंट्स कुछ आप नोट कर लेते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले. आइए देखते हैं क्या क्या है. सेक्सुअली हेल्दी सोसाइटी मीन्स physically, emotionally and behaviorally normal reproduction. I just discussed that. India was one of the first countries to launch National Family Planning Program in the year 1951. इंडिया आपकी पहली कंट्री है. ये आपका एक MCQ भी बन सकता है कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो किसने सबसे पहले लॉन्च किया था, कौन से ईयर में किया था, दैट इज वो. अब दूसरी बात आती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. अब ये प्रोग्राम भी इंडिया ने स्टार्ट किया था जिसका नाम है आपका RCH, जिसका फुल फॉर्म है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ये भी आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. तो इसकी जो भी डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पर आपकी लिखी हुई है कि RCH प्रोग्राम की आपकी एम्स क्या थे, गोल्स क्या क्या थे. ठीक है, तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं. कि सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि सेक्स एजुकेशन आपके स्कूल्स में मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब आपका बच्चा टीनेज में एंटर कर रहा है, इनफैक्ट अब तो चाइल्ड एज से ही स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को आइडिया होना चाहिए व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अबाउट सेक्सुअल हाइजीन, एवरीथिंग, ये सब चीजों का आइडिया होना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि स्कूल से ही सारी चीजें सीखने को मिलती है ना, तो स्कूल से ही इंश्योर करते हैं कि आपकी स्कूल में सेक्स एजुकेशन स्टार्ट हो जाए. फिर उन्होंने अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया. कैसे? पेरेंट्स को एजुकेट करना स्टार्ट किया. आपकी ऑडियो विजुअल एड्स, पहले के टाइम पे आपका दूरदर्शन चलता था, ठीक है, फिर आपका रेडियो होता था, तो उन मीडियम्स का यूज किया गया. प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर एक बहुत ही बड़ा मीडियम था आपका, तो न्यूज़पेपर का यूज किया गया. फिर जो भी आपकी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है, आंगनवाड़ी हो गई, जितनी भी आपकी एजेंसीज है, उनको एक्टिव किया गया कि आप घर घर जाइए और लोगों को अवेयर करिए अबाउट फैमिली प्लानिंग, अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अबाउट पोस्ट नेटल केयर, जितनी भी चीजें आपकी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के टुवर्ड्स आपको इंश्योर करें, वो सारी चीजों को आप बढ़ाइए. प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेक्सुअल हाइजीन, ये कुछ आपके गोल्स थे अबाउट RCH प्रोग्राम. तो ये आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है. प्लस एक चीज जो बहुत बड़ी स्टेप ली गई थी was that statutory ban on amniocentesis. ठीक है, इस पर रोक लगा दिया गया. अब एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि जब चाइल्ड आपका फीटस में है ना, जब आपका बेबी जो है फीटस में है ना, तो उसमें ही पहले लोग उसका सेक्स डिटरमाइन कर लेते थे. कैसे? ये जो प्रोसेस होती है ना, इससे
एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के थ्रू। क्या होता है इसमें? अ फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड। तुमने पिछले वाले चैप्टर में अभी पढ़ा है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती है, जो आपके फीटस को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इससे क्या करते हैं, जब आप नॉर्मल आप चेकअप कराने जा रहे हो तो उस एमनियोटिक फ्लूइड का थोड़ा सा इंजेक्ट आउट करके आप बाहर निकालते हो और उसको फिर स्टडी करते हो, उसमें आपकी क्रोमोसोमल पैटर्न वगैरह दिख जाती है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो बेबी है वो आपका मेल है कि फीमेल है। तो जब पता लग जाता था ना कि फीमेल चाइल्ड है, तो आपकी उस टाइम पर दे डिडंट वांट अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो क्या होता था कि फीमेल चाइल्ड को उसमें ही आपका किल कर देते थे। फीमेल आपकी जो इन्फेंटिसाइड थी, जो फीटिसाइड थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। एक एक्ट भी आपका आया, एमनियोसेंटेसिस एक्ट, जो कि आपका इसकी मिसयूज पर आपका बैन लगाता है, ठीक है। आप ये जान सकते हो कि आपकी एमनियोटिक फ्लूइड से ये भी जान सकते हैं कि बेबी का हेल्थ कैसा है, अभी भी उसका यूज किया जाता है हेल्थ जानने के लिए, बट नॉट टू नो द जेंडर ऑफ द बेबी, जेंडर जानने के लिए नहीं, ठीक है। आप ये जान सकते हो कि हेल्थ कैसा है, बट जेंडर जानने वाली प्रोसेस पर उसमें बैन लगा दिया गया है। इस पूरे प्रोसेस पर बैन नहीं लगाया गया है, बैन इस पर लगाया गया है कि आप जेंडर नहीं जान सकते हो। अंडरस्टूड। फिर है आपका ये देखो, आपकी जो इंडिया में अगर आपको जानना हो कि आपकी सोसाइटी जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, आपकी एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और आपकी आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम ये आपकी इंडिकेटर्स है जो बताते हैं कि आपकी सोसाइटी जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है कि नहीं है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं आपके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। आइए देखते हैं आपके चैप्टर में है क्या क्या। इंडेक्स देखते हैं एक बार। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस अभी हमने डिस्कस किया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फैमिली प्लानिंग। फिर है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये पार्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या रूल्स है, क्या एक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर आपकी कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म वगैरह सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सा चार्ट देने वाली हूं मैं इसका। इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एआरटी, जिसमें आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। फिर लास्ट में है आपका एक बढ़िया सा रिवीजन चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो काफी आपके लिए यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। ओके, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो देखो, तुम्हारी जो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये तुम्हारा कह सकते हैं मगिंग अप से ज्यादा तुम्हारा कॉमन सेंस बेस्ड है, क्योंकि आप भी एक इस सोसाइटी का हिस्सा हो, आपको भी पता है क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। तो अगर तुम थोड़े से भी अवेयर एक स्टूडेंट हो ना, थोड़े से भी अवेयर ह्यूमन बींग हो ना सोसाइटी के, तो तुमको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तुमको बस क्या चाहिए कि तुम उन चीजों को अच्छे से एक बार समझ लोगे, तो तुम उन चीजों को अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे, एग्जाम में अच्छे से आप उसको समझ करके आंसर कर पाओगे, ठीक है। चाहे आपके एमसीक्यूज हो गए, चाहे आपके लॉन्ग आंसर बेस्ड हो गए। तो मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मल बढ़िया सा नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आपका नोट्स भी साथ में बन जाए और आपको समझ में भी आ जाए चीजें, ठीक है। ज्यादा इतना टिपिकल चैप्टर आपका ये है नहीं। क्या है, सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ एसटीआईज। यू नो कि आपकी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस होती है ना, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, इनफैक्ट फेटल होती है। सबसे कॉमन, सबसे जो आपका फेमस है वो है एचआईवी, एंड यू नो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दैट, ठीक है। तो सबसे पहली बात की आपकी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने की क्यों जरूरत है, ताकि आपकी जो एसटीआईज है, आपको पता रहेगा कि कैसे एसटीआईज फैलती है, कौन सी आपकी ऑर्गन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये सब पता रहेगा तो किसी भी सोसाइटी को, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उससे बच पाएगा, ठीक है। तो अवेयरनेस फैलाना उसके बारे में। फिर अवॉइडेंस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सेक्सुअली एक्टिव जो है मेन और वुमेन काफी अर्ली एज पर हो जाते हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं होता है कि कैसे हम जो प्रेगनेंसी हो सकती है उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, अबॉर्शंस के बारे में, अबॉर्शंस की क्या आपकी रिस्क होती है, क्या उसकी हेल्थ डिसएडवांटेजेस होती है, ये नहीं आइडिया होगा, तो दे विल नेवर बी एबल टू यूज इटसेल्फ, ठीक है। तो उसके बारे में अवेयरनेस होना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट वो है आपका मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो आपकी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी ना, वो बहुत हाई थी, यानी कि या तो मदर की डेथ हो जाती थी बेबी के बाद,
या तो बेबी की डेथ हो जाती थी, बेबी आपके काफी दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज थी ना इंडिया में, वो इतनी अच्छी नहीं थी। हम लोग इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में पूरा चैप्टर ये डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज थी वो अच्छी नहीं थी। अब देखो, अब जो है आपका जो मेडिकल फील्ड है इंडिया का काफी अच्छा डेवलप कर चुका है, तो अब ये दोनों ही रेट्स आपकी बहुत अच्छी मेंटेन हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मदर जो है उसको आइडिया ही नहीं है कि कैसे मुझे पोस्ट नेटल केयर अपनी बेबी को प्रोवाइड करना है, या फिर अगर मदर को ही नहीं मिल रही है वो प्रॉपर केयर, उसको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो कैसे देगी उस केयर को, ठीक है। तो उस बारे में अवेयरनेस फैलाना आपकी, जिससे आपका IMR और MMR दोनों ही आपका रिड्यूस हो, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, इंडिया इज suffering right now because of population. Awareness and education about puberty, menstrual hygiene and safe sex practices, ये सबसे रिमार्केबल चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो टीन एज गर्ल्स भी है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे स्कूल्स के थ्रू, काफी ज्यादा अवेयर हो चुकी है, ठीक है। अभी आप 10 years अगो जाकर के देखोगे तो ये इस लेवल की अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। तो क्यूडोस टू दिस स्टेप की अवेयरनेस है आज के टाइम में, क्योंकि उन्हें पता है कि हु इज हैविंग व्हाट इंटेंशंस टुवर्ड्स देम, ठीक है। फिर है आपका एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योर्स प्रॉपर प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर। अब आपकी फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, तो आपकी मतलब इंडिया जो है एक तरह से आपकी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के टुवर्ड्स प्रोसीड कर रहा है, किया नहीं अभी कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं, अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। ये तो ऐसा टॉपिक है, इस पर तुम लोग बिल्कुल ऐसे ही आंसर कर सकते हो कि क्या कॉजेज है और क्या इफेक्ट्स है, क्योंकि तुम खुद भी इसके सफरर हो। हम सब जॉब के लिए, इन सब चीजों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, एक एग्जाम के लिए आपका इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है। आप सब भी 12th के बाद एंटर करने वाले हो इसमें। कॉजेज क्या क्या है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। तो क्या ये आपकी एक अच्छी बात है कि बुरी बात है? देखो, ये तुम्हारी एक अच्छी बात है कि डेथ रेट में डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले भी इसी स्पीड से आपकी लोग बेबीज प्रोड्यूस करते थे, बट आपके बेबी सर्वाइव नहीं कर पाते थे ड्यू टू पुअर मेडिकल कंडीशंस ऑफ इन इंडिया। बट अभी क्या हुआ है कि मेडिकल कंडीशंस आपकी अच्छी हो गई है, तो आपकी डेथ रेट डिक्लाइन हो गई है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी आपकी डिक्लाइन हो गई है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी आपकी डिक्लाइन हो गई है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अभी जो आपकी यूथ की पॉपुलेशन है, जो रिप्रोडक्टिव एज जो आपकी होती है, उस पॉपुलेशन में अभी आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अभी, तो अभी और आपका पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। this can be a reason. Better medical facilities and improved healthcare, this is the reason behind these three. this is an indirect reason behind these three, ठीक है। इंक्रीज इन फूड सप्लाई, आपको पता है इंडिया अब सफिशिएंट हो चुका है फूड के मामले में, तो इसकी वजह से भी आपकी सोसाइटी जो है हेल्दी है तो रिप्रोड्यूस कर रही है, उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी 1900 में थी 2 बिलियन, अभी 6 बिलियन हो चुकी है, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स आपकी बढ़ी है। इंडिया की बात करें तो 350 मिलियन थी आपकी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और 2000 में आपकी हो गई है 1 बिलियन। तो वर्ल्ड को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं स्पीड के मामले में। अब देखो इफेक्ट्स क्या क्या है आपकी पॉपुलेशन की वजह से। व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आइए उसको देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, देख रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट, वी ऑल आर फेसिंग दैट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है, क्योंकि एक रोटी के लिए कितनी लड़ाई है आपको पता है, ठीक है। अगर आप थोड़े भी स्मार्ट नहीं हो, थोड़े भी टैलेंटेड नहीं हो, तो आपके लिए सोसाइटी में कहीं जगह नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर अ जॉब फॉर योरसेल्फ। दैट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? पॉपुलेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रेशर ऑन एजुकेशनल एंड हेल्थ सिस्टम्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। रिच विल कीप बिकमिंग रिच एंड पुअर विल कीप बिकमिंग पुअर, इंक्रीज क्राइम रेट। अब क्या सोल्यूशन है आपका? कि सोल्यूशन ये है कि आपकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको कंट्रोल करना चाहिए। अभी जो है आपका 2.1 के आसपास है, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल ये है कि 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, ठीक है। तो ये है आपकी, ये आपका काफी कॉमन सेंस वाला आपका ये टॉपिक है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ और क्या उसके कॉजेज है, क्या उसके प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 यू नो दीज थिंग्स। आगे चलते हैं, एग्जाम टिप क्या है, चलो ठीक है, एग्जाम टिप देख लेना तुम लोग यहाँ से। आइए, स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल पॉपुलेशन, क्योंकि ये है, क्योंकि आपको क्या है, एज अ स्टूडेंट आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, आपको सोल्यूशन देना है कि कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना और आपकी तरफ से क्या इसमें स्टेप्स ऐड होने चाहिए, मैं बताती हूँ कुछ कुछ। स्ट्रैटेजी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, जैसे कि अभी 18 ईयर्स है गर्ल्स का और बॉयज का 21 ईयर्स है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इंसेंटिव्स ऑफ फॉर कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, देखो जब मैं छोटी थी ना, जब मैं क्लास आपकी 4th 5th में थी, तो मेरे स्कूल में क्या था कि इफ समबडी इज हैविंग लाइक किसी के सिबलिंग्स अगर 2 से ज्यादा है तो उस थर्ड वाले सिबलिंग की फीस माफ होती थी। मुझे लगता है ऑपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर तो आप बढ़ावा दे रहे हो कि थर्ड बच्चे की फीस को माफ कर दिया, ये तो आप बढ़ावा दे रहे हो कि यस कीप ऑन प्रोड्यूसिंग बेबीज, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ऑपोजिट होना चाहिए। किसी का कोई सिंगल चाइल्ड वाला पेरेंट है तो उसको ज्यादा आपकी बेनिफिट्स मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है ना यहाँ पे। तो इंसेंटिव्स फॉर कपल विद स्मॉल फैमिलीज, ये आपकी गवर्नमेंट ने लेटर स्टार्ट किया, ठीक है, आसाम वगैरह में आपकी वो अप्लाई होती है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, आपको पता है कि आपकी हमारे दो ऐसे वाले पोस्टर्स अब दिख जाते हैं पंचायत वगैरह, आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जाओगे तो आपको एक रेड ट्रायंगल भी दिखता है, दैट इज ऑल्सो फॉर फैमिली प्लानिंग। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया अवेयरनेस फैलाना डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, जैसे कि पोस्टर्स के थ्रू, प्रिंट आपके ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू, डिफरेंट तरीकों से अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। 2 बच्चे करिए, 2 से ज्यादा मत करिए, ठीक है, ऐसे करके आपने वो जो आपकी वेब सीरीज आई थी पंचायत उसमें भी देखा होगा, इस पर काफी आपकी वो थी। मोटिवेट पीपल टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आपकी आंगनवाड़ी वाली जो लेडीज होती है वो जा जाके घर घर में आपकी अवेयरनेस फैलाने लगी। गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूट कराने लग गई कि रहेगा तो यूज करेंगे, ठीक है। उसकी अफोर्डेबिलिटी को बहुत कम रखा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा रखा गया कि लोग उसको इजीली अफोर्ड कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। मेक कॉन्ट्रासेप्टिव्स इजीली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, प्रोवाइड बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, क्योंकि क्या होता है ना कि विमेन का अल्टीमेट आपका वो होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए कि वेदर शी वांट्स टू कंसीव और नॉट। तो विमेन की स्टेटस को बढ़ाना स्टार्ट किया गया, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट झेलने वाला इंसान वही होता है आपका यहाँ पर। प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एजुकेटेड रहेंगे तो आप उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नीचे मैंने आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, बोर्ड में क्या क्या आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज मैं जो यहाँ पे आंसर्स जो आपको मैंने नोट्स दिया है ना, ये बिल्कुल आंसर के फॉर्मेट में है, आपके पॉइंट्स के फॉर्म में है, आप इसको एज इट इज अपने आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज की भी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, फुल फॉर्म लिख दिया है आपका IMR, MMR, TFR और फिर आपका बर्थ रेट और डेथ रेट। इजी है ये पॉइंट्स, ये आपको पता है, पढ़ रखा है आपने। चलिए अब आते हैं आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे कि कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। एक एक के डिटेल में भी जाएंगे, घबराना मत, एक एक के डिटेल में भी जाएंगे कि आपके पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होती है, कोइटस इंटरप्शंस क्या होता है, लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगी, बट यहाँ पर ओवरऑल आपके टाइप्स है, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था आपके पॉइंट्स, उसको मैंने यहाँ पे आपकी मेंशन कराया है। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, पहला पॉइंट है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आपका बहुत इजी एक्सेस होना चाहिए आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आप जरूर 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 अपने नोट्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप के आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, फिर आपके इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिसको हम इंसर्ट करते हैं आपके यूटेरस में, फिर आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शंस या फिर इम्प्लांट्स, या फिर आपके सर्जिकल मेथड्स। तो आइए एक एक करके हम सारे टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहला है आपका नेचुरल मेथड। देखो नेचुरल मेथड की हम बात करें तो जिसमें आपका कोई डिवाइस, कोई केमिकल, कोई हार्मोनल कुछ भी ऐसा नहीं यूज किया जा रहा है, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन दी नेचुरल, मतलब कि आपको समझना है अपनी बॉडी को और उस हिसाब से एक्ट करना है। तो सबसे पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। विमेन नो वेल, ठीक है, कि कब आपके मतलब कब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से आप कैसे किस टाइम पर अगर आप कोइटस परफॉर्म करते हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आइडिया हर एक वुमन को होना चाहिए, ठीक है, आइडिया है तो उसको पता रहेगा कि 10 to 17 जो आपका डे होता है उस टाइम पर कंसीव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब बिल्कुल मिनिमल के बराबर होते हैं, जिस टाइम पर आपकी ओव्यूलेशन होने वाली होती है। व्हाट इज ओव्यूलेशन, पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर समझा है तो तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों उस टाइम पर आपकी कंसीव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपका जो एग है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, अभी एग फॉर्मेशन आपकी स्टार्ट हो रही है, अभी हुई नहीं, स्टार्ट हो रही है। तो उस टाइम पर कोइटस होना आपका प्रेगनेंसी में रिजल्ट नहीं करता है,
ठीक है। सेफ पीरियड व्हेन डेज व्हेन कंसेप्शन इज अनलाइकली, इसकी इफेक्टिवनेस है आपकी 75 to 80%। दैट टोटली डिपेंड्स कि आपकी जो विमेन है वो किस तरह से अपना काउंट अपना जो है अपने आप को समझ कर रख रही है कि नहीं, अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को उनका आइडिया है कि नहीं। अगर उनको आइडिया है उसका, तभी ये मेथड आपका इफेक्टिव होगा। तो 75 to 80% इसकी इफेक्टिवनेस है। जो भी आपके नेचुरल मेथड्स है ना, उनकी इफेक्टिवनेस आपकी 80% तक ही है, 90 to 100% नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कोइटस इंटरप्टस विथड्रॉवल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो एट द टाइम ड्यूरिंग कोइटस द मेल विथड्रॉज हिज पेनिस बिफोर रिलीजिंग, ठीक है, बिफोर इजैकुलेशन, अपना जो है ये पेनिस को रिमूव कर लेते हैं बिफोर इजैकुलेशन। तो इस टाइम पर क्या होगा कि आपका जो सीमेन होता है वो या जो स्पर्म होता है वो वेजाइना में एंटर ही नहीं करता है। एंटर ही नहीं करेगा तो आपकी फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस ही नहीं है। बट इसमें भी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल ऑफ द मैन। इफ द मैन इज एबल टू कंट्रोल, तभी ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, तभी आपका सक्सेसफुल होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होता है। इस मेथड को हम बोलते हैं आपका विथड्रॉवल मेथड। लिखा है लीस्ट रिलायबल नेचुरल मेथड, ठीक है। हाई फेलियर ड्यू टू, देखो कई बार क्या होता है ना कि बिफोर इजैकुलेशन देयर इज अ फ्लूइड रिलीज विच इज कॉल्ड योर प्री इजैकुलेट फ्लूइड। इसमें भी आपके कई बार चांसेस होते हैं कि स्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इफ इन केस दैट फ्लूइड एंटर्स द वेजाइना, तब भी आपकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंडरस्टूड। थर्ड है आपका लैक्टेशनल एमिनोरिया। देखो क्या होता है कि जब आफ्टर गिविंग बर्थ जो आपके फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं ना, फर्स्ट 6 मंथ्स, ड्यूरिंग दैट टाइम उस टाइम पर आपका ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही है। ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो आपका एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मदर उस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। The mother is not undergoing ovulation, it's not producing eggs during the first 6 months after giving birth because she is breastfeeding at that time. But ये आपका तभी accessible है, तभी possible है when the mother is fully breastfeeding, ठीक है, तभी effective है। But ये आपका भी, ये contraception भी जो है आपका इस पीरियड में भी आपका कह सकते हैं कि ये भी आपका 100% effective नहीं है ये भी। इस टाइम पर आपकी मैक्सिमम कंसेप्शंस देखे गए हैं इस टाइम पर, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मेथड भी आपका इफेक्टिव नहीं है। ये आपके ऐसे मेथड्स हैं जो कि आप बहुत ज्यादा अवेयर हो, बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को जानते हो, तभी आप इन मेथड्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सब चीज की समरी यहाँ पर लिख दी है आपके लिए इजी बनाने के लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं आपके बैरियर मेथड्स पर, ठीक है। आज वाली मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पूरा कंप्लीट कराऊंगी। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वहां से स्टार्ट करूंगी। ये वाली टॉपिक पूरी मैं कंप्लीट करा दूंगी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, ठीक है। आते हैं बैरियर मेथड्स के बारे में। बैरियर मेथड्स का मतलब होता है कि फिजिकल मीटिंग, जो आपका स्पर्म की एंट्री होती है वेजाइना में, स्पर्म और आपके ओवम का जो फिजिकल कह सकते हैं कि उन दोनों का जो मीटिंग होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, उसको अवॉइड कराना है, उसको ये खत्म कर देते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका कॉन्डम सबसे कॉमन है आपका, यू ऑल नो अबाउट दैट। ये आपके मेल्स के लिए होता है। कॉन्डम जो है आपका दैट इज मेड अप ऑफ थिन रबर या लैटेक्स शीट, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एज अ कवरिंग यूज होती है ओवर दी पेनिस। और ये क्या करता है आपका, ये बस आपका कह सकते हैं कि इससे नहीं, बस आपका कंट्रासेप्शन से नहीं, ये आपको एसटीडीज, जो HIV होती है, जितनी भी आपकी एसटीडीज होती है, उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये आपका एक बैरियर मेथड है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है आपका, ठीक है। तो वो उससे भी प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो ये आपका सबसे ज्यादा 100% इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। दिस इज द 100% इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड ऑल्सो द मोस्ट कॉमन। दूसरा है कॉन्डम फॉर फीमेल। ये आपका पॉलीयूरेथ्रीन का बना होता है। ये सारी चीजें ध्यान देना, बिकॉज इस पर ही आपके एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका फेमिडॉम, और ये भी आपकी एसटीडीज वगैरह से प्रिवेंट करके रखता है। थर्ड है आपका डायफ्राग्राम। ये फीमेल के लिए होता है। ये क्या होता है, जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल कप्स होती है ना, उसके जैसा होता है। ये आपकी डोम शेप रबर कप होती है, इसको सर्वाइक्स के ऊपर लगाते हैं, और ये आपका रीयूजेबल भी होता है। प्लस इसकी ये होती है कि इसमें ना आपकी स्पर्मिसाइड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करेगा, स्पर्म जैसे एंटर करेगा उसको किल कर देगा, ठीक है, उसको ये किल कर देगा। तो कहीं अगर क्वेश्चन आता है कि which of the following barrier methods is used to kill sperms या is having spermicide, तो तुमको आंख बंद करके मार्क कर देना है कौन सा, डायफ्राग्राम, ठीक है।
चौथा है तुम्हारा सर्वाइकल कैप। इसमें क्या है, ये भी आपका कैप की तरह है, थिम्बल शेप कैप होता है जो कि सर्वाइक्स के ऊपर फिट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल कप, जो वुमेन आपकी मेंस्ट्रुअल कप यूज करती है उनको आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इसमें भी आपका स्पर्मिसाइड प्रेजेंट होता है। फिर है आपका वॉल्ट में भी आपका स्पर्मिसाइड है, ये भी आपकी रबर की कप होती है, ठीक है। फिर आती है आपकी स्पर्मिसाइड्स, ये आपकी क्या है, केमिकल क्रीम्स है, ये आपकी क्या है, क्रीम्स है, जेलीज है, फोम्स है, जो कि क्या करती हैं, आपकी स्पर्म को किल कर देती है। क्या फॉर्मूला होता है, नोनोऑक्सिनॉल 9। दिस इज अ पॉइंट विच यू शुड नोट डाउन। तो इनको हम यूज करते हैं इन कप्स के साथ। ये जो आपका है ना स्पर्मिसाइड्स, जो भी ये बताया ना, ये जो स्पर्मिसाइड्स बताया, ये हम यूज करते हैं इन कप्स के साथ, इनकी इफेक्टिवनेस को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। बट 100% इफेक्टिव मेथड आपका होता है कॉन्डम्स, ठीक है। अंडरस्टूड। ये है आपके बैरियर मेथड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तुम्हें साइड जाते तुमको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। चलो ओके, अब बात करते हैं आपके इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईयूडीज। ये क्या होती हैं, जैसे नाम में ही कह रहा है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि इनका इंसर्शन किया जाता है यूट्रस के अंदर या फिर आपके बॉडी के अंदर। दीज आर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस बाय डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेज, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इसमें आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है। दे आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले और स्पेस चिल्ड्रन। जो फीमेल्स आपकी जैसे शादी के बाद बहुत लोग का होता है प्लान कि हम अभी दे डोंट वांट टू कंसीव नाउ, तो उनके लिए ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है, ठीक है। क्या क्या इसमें आपकी आती है, पहला है आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसमें है आपका लिपीज लूप आपका बहुत कॉमन मेथड है। ये आपका पॉलीएथिलीन का बना होता है। ये इंडिया में सबसे पहले यूज किया गया था। ये क्या करता है आपका, देखो ये आपकी फर्टिलाइजेशन तो प्रिवेंट कर रहा है, बट कैसे प्रिवेंट कर रहा है ये कमेंट करके बताओगे तुम लोग मुझे, ठीक है। ये आपकी फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, प्लस यूटेराइन चेंजेस भी कॉज करता है, ठीक है। अब तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन, एक एक्टिविटी भी ये है कि आपको क्या करना है, यूट्रस ड्रॉ करना है और उसमें आईयूडी की प्लेसमेंट दिखानी है, क्योंकि तुम्हारी बुक में इसका डायग्राम जरूर दिया होगा। मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बस नहीं दिए हैं, डायग्राम्स तुम्हारी बुक में जरूर होगा, ठीक है। सबसे कॉमन है आपका कॉपर टी वाला सबसे कॉमन होता है, जिसका ऐसा सा डायग्राम होता है आपका, ठीक है। कॉपर टी सबसे कॉमन आपका है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे वो आपके वो लगे होते हैं, ठीक है। CUT, CU11 और मल्टीलोड 375 ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। अब कॉपर आयंस का क्या यहाँ पर रोल है, कॉपर आयंस क्या करते हैं, आपकी स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, स्पर्म आपका ट्रैवल करके आता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, प्लस फैगोसाइटोसिस यानी कि स्पर्म्स को मार देते हैं, यूट्रस में ही मर जाता है, ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे कि एक तुम लोग बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हो कि स्पर्म अगर मर गया तो फिर वो कहाँ जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाता है वो, ठीक है। कॉपर आयंस आपकी स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी सप्रेस कर देते हैं, तो यानी कि कॉपर आयंस आर डायरेक्टली अफेक्टिंग दी स्पर्म। थर्ड है तुम्हारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, जैसे कि आपका होता है प्रोजेस्ट्राट, फिर LNG-20। ये क्या करती हैं, आपकी प्रोजेस्ट्रोजन और आपकी लेवोनोस्ट्रोजन की जो वो है ना लेवल्स को इंक्रीज कर देती हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो यूट्रस है ना वो इम्प्लांटेशन नहीं कर पाता है। अब यूट्रस में आपकी फर्टिलाइजेशन हो गई बट इम्प्लांटेशन नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके कोई चांसेस नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि इम्प्लांटेशन ही मार्क करती है कि आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे बट इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपकी जो पूरा इन्वायरमेंट होता है ना यूट्रस का, उसको एकदम हॉस्टाइल बना दिया जाता है स्पर्म के लिए, मतलब स्पर्म वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। तो ये है कहानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की। आगे देखते हैं और क्या रह जाता है। ओके, अब है आपके ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है आपका सहेली, क्योंकि सहेली जो है इसको डेवलप किया है आपका इंडिया में डेवलप हुआ था आपका CDRI, जो आपकी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उन्होंने डेवलप किया था। ये आपका कह सकते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, क्योंकि ये आपका नॉन स्टेरॉइडल होता है, नॉन हार्मोनल होता है, बस वंस अ वीक इसको आपको कंज्यूम करना होता है और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। टेकन वंस अ वीक, वेरी कन्वीनियंट, वेरी, और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूं नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है। ओके, फिर है आपका कॉम्बिनेशन पिल्स, जिसमें आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं एक साथ, उसको हम बोल रहे हैं आपका ये क्या करते हैं, आपको ओव्यूलेशन को ही इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, आपकी एग ही नहीं प्रोड्यूस होगा, तो फिर कोई चांस ही नहीं है आपका फर्टिलाइजेशन करने का। बट दीज हैव साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे वेट गेन होता है विमेन के केस में, नॉजिया हो जाता है आपका, ठीक है।
और ये आपका इफेक्टिव होता है बट विमेन की बॉडी में आपकी इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो फिर क्या ही फायदा आपके इफेक्टिव होने का। प्लस इसमें क्या होता है, आपका सर्वाइकल म्यूकस रिलीज होता है जिससे आपका जो स्पर्म है वो आपका ब्लॉक हो जाता है। ये आपका 21 डेज का कोर्स चलता है, आपको 7 डेज के बाद फिर से उसको रिपीट करना होता है। मेजर पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये आपका ओव्यूलेशन जो है वो इनहिबिट कर दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। क्वेश्चंस इससे आपके ये आ सकते हैं, आप नोट कर सकते हो क्वेश्चंस यहाँ से। ओके, अब आते हैं आपके सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसके बारे में तुम लोगों ने, सिंस यू स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आईसीएसई, तो क्लास 10th में तो जरूर ही पढ़ा होगा आपका वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। क्या होता है वेसेक्टॉमी? आपका मेल स्टेरिलाइजेशन, मतलब कि मेल में जो आपका सर्जिकल मेथड फॉलो होता है उसको हम बोलते हैं वेसेक्टॉमी। क्या करते हैं, वासा डिफरेंस का स्मॉल पार्ट आपका कट करते हैं और फिर नायलॉन थ्रेड से टाई कर देते हैं, ठीक है। नायलॉन थ्रेड से आपका ट्राई कर देते हैं। इससे क्या होगा, स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा तक रीच ही नहीं कर पाते, यूरेथ्रा तक नहीं गया तो आपका पेनिस तक नहीं जाएगा, और पेनिस तक नहीं गया फिर कॉपुलेशन में आपका स्पर्म रिलीज भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ये भी आपका 99% इफेक्टिव है, ठीक है। और इसका डायग्राम तुम्हारी 10th की भी बुक में दिया हुआ है, तुम्हारे इस बुक में भी है, तो देख लेना तुम लोग उसको। नेक्स्ट है आपका ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, देखो ये जो आपके ऑर्गन्स है ना जिसका पार्ट कट कर रहे हैं उसको याद रखना, उसको समझ लेना कि कौन सा पार्ट आपका यूज हो रहा है। इसमें आपकी फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट कट करते हैं और उसको टाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि एग जो है वो तुम्हारे फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता ही नहीं है, यूट्रस तक नहीं जाता है, आपकी फर्टिलाइजेशन यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। ये आपकी मेंस्ट्रुएशन वगैरह इफेक्ट नहीं करता है, इतना आपका कह सकते हैं कि इसके भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ये भी आपका 99% इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इसके आगे की चीजें। अगर तुम लोगों को ये मतलब जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है इसकी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम आईडी वहां पर लिंक्ड रहेगी, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वहां आकर के मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। और कमेंट डाउन करके तुम मुझे बताना कि और कौन सा चैप्टर इसके बाद तुरंत डालूं। मैंने सोचा है कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर जेनेटिक्स से स्टार्ट करूंगी। तुमको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसी एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू एवरीबॉडी। Unacademy. Let's crack it.